यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। खत्म कर दो अभय को, ये आज जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए, फतेह ने जोर से चिल्लाते हुए अपने आदमियों को कहा। ठीक उसी वक्त यशिका के सामने खड़े सारे मार्शल आर्टिस्ट ने अपने अपने हथियार निकाल लिए थे। किसी के हाथ में तेज धार चाकू था तो कोई अपने हाथों में छोटी तलवार लेकर खड़ा था। उनको देखकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, बढ़िया है, बहुत वक्त के बाद मुझे चाकू चलाने का मौका मिलेगा। आतिश राठौर के सारे आदमियों ने एक साथ मिलकर अभय पर अटैक कर दिया। वो तेज रफ्तार में अभय की तरफ भाग रहे थे। अपने नजदीक आते देख अभय धीमी आवाज में बोला, आ तो सब रहे हैं, जाएगा कोई भी नहीं। आतिश राठौर ने जब अपने आदमियों को अभय के पास भगाता हुआ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, हमेशा के लिए तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है अभय, इस रात के अंधेरे में तुम भी खो जाओगे। अभय गुस्से में सारे आदमियों की तरफ भगाने लगा। उसकी रफ्तार तेज और खतरनाक थी। अभय ने सारे आदमियों के नजदीक जाते ही उनको मारना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से एक तलवार अपने हाथ में ले ली और फिर उसने अपनी तलवार से लोगों के खून बहाना शुरू कर दिया। तलवार से तलवार टकरा रही थी। आतिश राठौर के आदमी जमीन पर गिरते जा रहे थे। यशिका को इस वक्त अभय एक राजा लग रहा था जो अपनी सेना के बिना अपने दुश्मनों के साथ घमासान युद्ध कर रहा था। अभय के मुंह पर खून के धब्बे लग चुके थे। यहीं दूसरी तरफ फतेह फारिश के साथ साथ उधर मौजूद सभी लोग डर गए थे। अभय अपनी तलवार से आतिश के आदमियों के हर वार का मुकाबला कर रहा था और अब अभय की लड़ाई ने खतरनाक मोड़ ले लिया था। अब उसके सामने सिर्फ 5 मार्शल आर्टिस्ट बचे थे। उन पांचों की आंखों में अभय के लिए नफरत देखी जा सकती थी। बाकी के सारे आदमी जमीन पर घायल पड़े थे। ठीक उसी वक्त फतेह उन पांचों आदमियों को चिल्लाते हुए बोला, हाथ में तुम्हारे तलवार है, सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है, आज अपनी तलवार से इस साले को खत्म कर दो। ये सुनकर वो पांचों आदमी अभय की तरफ भागे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उधर मौजूद सभी लोगों को चौंका कर रख दिया। अभय तलवार को लहराता हुआ हवा में गोल घूमा और उसने एक ही वार में उन पांचों आदमियों के गले को उनके शरीर से अलग कर दिया। ये देखकर हरिदास नेमा कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे निकलना होगा यहाँ से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभय बिना चोट खाए अपनी जगह पर खड़ा था। आतिश राठौर को यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने अपने आंखों के सामने देखा था। अभय ने पूरी फैक्ट्री में खून की नदियां बहा दी थी। उसी वक्त अभय ने गुस्से में तलवार फेंक दी और चाकू को हाथ में लेकर आतिश राठौर की तरफ देखकर बोला, सब खत्म हो गया है आतिश, अब चाकू मेरा होगा, तमाशा तेरा बनेगा। अब तू सबके नाम भूलेगा, सिर्फ मेरा छोड़कर। इससे पहले आतिश राठौर कुछ भी करता, अभय गुस्से में आतिश राठौर की तरफ भगा और पलक झपकते ही उसने अपने चाकू से आखिरी वार आतिश राठौर के हाथों पर किया। आतिश के हाथ कटकर जमीन पर पड़े थे। ये देखकर पूरी फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। सबके पैर और हाथ कांपने लगे थे। आतिश राठौर दर्द से करहाने लगा था। यशिका की आंखों ने जो देखा था वो जॉन विक की मूवी के एक्शन सीक्वेंस जैसा था। वो अभय से इम्प्रेस हो चुकी थी। उसी वक्त अभय ने चाकू को जमीन पर फेंककर हरिदास नेमा और उमेश बत्रा को इतनी जोरदार मुक्का मारा कि वो दोनों जमीन पर गिर गए। उनको देखकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे दुश्मनी करके कैसा महसूस हो रहा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है? ललित बत्रा, फतेह और फारिश फैक्ट्री के कोने में डर के मारे खड़े थे। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई अभय के करीब जाने की। उन्हें कुछ देर पहले तक ये लग रहा था कि अभय को फैक्ट्री में बुलाकर उन्होंने बाजी जीत ली थी, लेकिन उनको क्या मालूम था कि जो बाजी पलट दे उसका नाम अभय है। अपने पापा को दर्द में देखकर फतेह और फारिश भागते हुए अभय के पास में गए और उसका पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो अभय, हमसे अभय बड़ी गलती हो गई थी, फारिश राठौर ने गिड़गिड़ाते हुए अभय से कहा। अभय, जो भी हुआ सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से मेरे पापा और भाई ने ये सब प्लान बनाया।
तुम मुझे सजा दे दो, बस मेरी फैमिली को छोड़ दो, फतेह रोते हुए बोला। दोनों भाइयों की बात सुनकर अभय अपने कान खुजाते हुए बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे माफ करो। इसके बाद अभय ने यशिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ये दोनों भाई तुम्हारा शिकार है, इनसे बदला लेना चाहोगी? क्यों नहीं, मेरी तकलीफ का इलाज इनकी पिटाई ही है, यशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभय जल्दी से यशिका के पास गया, उसकी रस्सी को खोला और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, योर वेलकम यशिका, जाओ कर लो कलेजा ठंडा। ये सुनकर यशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, वो जल्दी से उठी और भागते हुए दोनों भाइयों के पास गई और उन्हें मारना शुरू कर दिया। अभय दोनों भाइयों को मार खाते हुए देख रहा था। अभय यशिका की तरफ देखकर बोला, औरत, विमेन, इनकी इज्जत की जाती है, इन्हें किडनैप नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत नहीं होती, ये हमारी शक्ति, बुद्धि और ताकत होती है। लेकिन अगर कोई औरत से बदतमीजी करेगा तो उन्हें यशिका जैसी लड़की भी मिलेगी जिसे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। ठीक उसी वक्त अभय को आतिश राठौर की आवाज सुनाई दी, अभय प्लीज यशिका को रोको प्लीज। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला? मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, तुम बहुत ताकतवर हो अभय, अगर मुझे पता होता कि तुम नाइट फाइटर हो तो मैं तुम पर कभी हमला नहीं करता, उमेश बत्रा दर्द भरी आवाज में बोला। अगर ऐसा था तो जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं नाइट फाइटर हूं तब भी तुमने आतिश राठौर का साथ क्यों दिया? अभय गुस्से में बोला। उमेश बत्रा के पास अभय के इस सवाल का जवाब नहीं था, उसके चेहरे पर पछतावा और डर एक साथ झलक रहा था। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए अभय बोला, वैसे भी मुझे तुमसे कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, मैं सब कुछ भूल चुका हूं क्योंकि मेरे दुश्मनों को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। ठीक उसी वक्त हरिदास नेमा चिढ़ते हुए बोला, अभय तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मेरे लोटस गैंग से लेकर अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शंस है। ये सुनकर अभय शरारती मुस्कान के साथ बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यार तुम मुझसे डरते भी हो फिर धमकी भी दे देते हो, आखिर ऐसा कर कैसे लेते हो? तुम मुझे यहाँ से जाने दो अभय, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, हमारी दुश्मनी आगे नहीं बढ़ेगी, हरिदास नेमा ने दांत पीसते हुए कहा। हरिदास नेमा के बोलते ही अभय उसके सामने खड़ा हो गया और उसे फिर से एक किक मारी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ओह सॉरी, गलती से पैर लग गया, मैं तो। ये बोलकर अभय ने हरिदास नेमा को दोबारा मुक्का मार दिया। तुम्हें मुक्का मारना चाहता था? अभय ने अपनी बात पूरी की और शैतानी हंसी हंसने लगा। हरिदास नेमा के नाक से खून बहने लगा था। इसके बाद अभय ने सबकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, इस जगह को जो भी छोड़कर जाना चाहता है वो मुझे बता दे, मैं सबसे पहले उसी की धुलाई करता हूँ। उधर मौजूद सभी लोग अभय से डर चुके थे, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई अभय के खिलाफ जाने की। ठीक उसी वक्त अभय ने मिहिका को फोन मिला दिया। जैसे ही फोन उठा अभय बोला, मिहिका मिशन इज सक्सेसफुल, अब कुछ नाइट फाइटर्स भेज दो सबकी खातिरदारी करने के लिए। तुमने नाइट फाइटर्स क्यों बुलाए हैं अभय, सबको मार तो चुके हो? आतिश राठौर ने चौंकते हुए पूछा। जिसके जवाब में अभय मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो तुम सबकी खातिरदारी बाकी है, तुम अपने दोनों बेटों के साथ नाइट फाइटर की जेल में जाओगे। ये सुनकर आतिश राठौर डर गया, वो डरते हुए अभय से बोला, अभय प्लीज तुम ऐसा मत करो, मेरे बेटों को अंडरवर्ल्ड की कोई भी नॉलेज नहीं है, वो बचपन से ही लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, वो जेल में नहीं रह पाएंगे। अभय अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दूंगा। अभय आतिश राठौर के कटे हाथों को देखकर बोला, सॉरी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तू अब चेक साइन करेगा कैसे? अभय मुस्कुराया और कोने में डर कर बैठे हुए ललित बत्रा की तरफ बढ़ने लगा। अभय को अपने पास आता हुआ देखकर ललित बत्रा की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि उसने जिंदगी में इतना सारा वायलेंस नहीं देखा था। मुंबई शहर में ललित बत्रा ने हमेशा अपने दादा के पैसों की अकड़ दिखाई थी, उसे तो अंडरवर्ल्ड के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। अभय जैसे ही ललित के पास पहुंचा वैसे ही ललित ने अभय के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, अभय
मुझे जेल नहीं जाना, मैं शहर छोड़ दूंगा, तुम बोलो तो मैं देश छोड़ दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो अभय प्लीज। ठीक उसी वक्त उमेश बत्रा, जो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था, वो जमीन पर लेटे लेटे अभय से गिड़गिड़ाते हुए बोला, अभय ललित को इन सब में प्लीज मत इन्वॉल्व करो, उसे अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तुम मुझे जो बोलोगे मैं सब करूंगा, बस मेरी बात मान लो अभय, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अचानक से फैक्ट्री के बाहर से किसी ने दरवाजा तोड़ दिया, सबकी नज़र दरवाजे पर टिक गई। कुछ पल के बाद फैक्ट्री के अंदर नाइट फाइटर नंबर 4 यश अरोड़ा आ गया। उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी और वो दिखने में बहुत ही तगड़ा था। अंदर आते ही यश आतिश राठौर के सामने खड़ा होकर उसे लात मारने लगा और गुस्से में बोला, तुम जैसे आदमियों की वजह से मेरी नींद खराब होती है, किसने कहा था तुम्हें अभय से पंगा लेने के लिए। आतिश राठौर को मारने के बाद यश ने अभय की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम 3 साल पहले चले गए थे, सब शांति से चल रहा था, तुम्हारे आते ही हंगामा शुरू हो गया, तुम्हारी वजह से नाइट फाइटर्स को कितनी प्रॉब्लम होती है। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, बोलो तो दोबारा वापस चला जाऊं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे दुश्मन एक दिन तुम्हें डायरेक्टली ऊपर ही बुलाएंगे, लेकिन उसमें बहुत वक्त है अभय। यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, जैसा आपका हुक्म यश साहब। ये सुनकर यश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अभय और यश ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते थे। क्योंकि यश की उम्र अभय से ज्यादा थी तो वो अभय की टांग खिंचाई भी बहुत करता था। उसी वक्त यश सीरियस होकर बोला, वैसे अभय, मैंने सुना है कि मसूरी में दानिश मित्तल भी आ गया है, जब तुम उससे बदला लोगे मुझे भी बुला लेना, उसे हराकर मुझे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। मित्तल परिवार की वजह से यश ने अपने बहुत ही खास दोस्त को खोया था। यश की बात सुनकर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद यश फैक्ट्री के अंदर सभी आदमियों की तरफ देखने लगा। अब इन सारे गधों के साथ क्या करना है? यश चिढ़ते हुए बोला, इनको तो इसी पटाखे की फैक्ट्री में फोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, सब के सब बेवकूफ है। ये सुनकर अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इनके साथ कुछ भी नहीं करना, इन्हें बस नाइट फाइटर की जेल में भेज दो। ये बोलने के बाद अभय ने फारिश और फतेह राठौर की तरफ देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, इन दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है तो इन्हें मेरी रिक्वेस्ट पर नाइट फाइटर के स्पेशल सेल में रखना, सुना है उधर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स है। अभय की बात सुनकर आतिश राठौर रोने लगा। वो रोते हुए अभय को बोला, मेरे बेटों को ऐसी सजा मत दो, मेरे बेटे स्पेशल सेल की सजा नहीं झेल पाएंगे। अचानक से अभय को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैंने नहीं कहा था तुम तीनों को मुझसे पंगा लेने के लिए, अब तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था। अभय को गुस्से में देखकर यश हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ओए चिलकर, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। यश की बात सुनकर अभय ने खुद को शांत किया और फिर यशिका की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोला, यशिका चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर यशिका जल्दी से अभय के पास जाकर खड़ी हो गई। जब अभय फैक्ट्री के बाहर जाने लगा उसी वक्त यशिका ने अभय का हाथ पकड़ लिया और बोली, अभय तुम अपनी बंदूकें भूल रहे हो। ओह हाँ सॉरी, मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। यशिका जल्दी से उस जगह पर गई जहां पर अभय की बंदूकें पड़ी थी। अभय की बंदूकों को देखकर यश मजाकिया अंदाज में बोला, अभय तुम्हारी बंदूकें मैं रख लेता हूं, वैसे भी तुम जैसे मर्द के लिए हाथ ही काफी है। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, एक्शन पैक्ड मूवी में बिना गन के काम नहीं चलता। इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। यश ने अभय की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसके चेहरे पर बस हल्की से मुस्कान थी। अभय और यशिका कार में बैठकर मसूरी के लिए निकल चुके थे। यशिका के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही थी। यशिका को टेंशन में देखकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके यशिका, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। थैंक यू सो मच अभय, में भी मुझे इस वक्त यही सुनना था। यशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद दोनों कुछ देर के लिए शांत रहे। तकरीबन 10 मिनट के बाद अभय ने यशिका को कहा, यशिका आज जो भी हुआ है उसके बारे में प्लीज तुम किसी से कोई बात मत करना।
ये सुनकर यशिका बोली, हाँ अभय, मुझे नाइट फाइटर के रूल्स के बारे में अच्छे से मालूम है, लेकिन किसी को न बताने के लिए आई हैव वन कंडीशन। शर्त? कैसी शर्त? अभय ने चौंकते हुए पूछा। तुम मुझे नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करने में मदद करोगे? यशिका एक्साइटेड होकर बोली, मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने टॉप लेवल मार्शल आर्ट्स सीखी है, मैं तुम्हारी टीम के बहुत काम आ सकती हूँ। तुमने देखा ना मैंने उन दोनों लफंडरों को कितना मारा। तुम्हें ये सब जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करना किसी बच्चे का खेल नहीं है। इसमें जान का खतरा है और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आई एम सॉरी यशिका, पर मैं तुम्हें नाइट फाइटर एजेंसी में नहीं आने दे सकता। ये सुनकर यशिका को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पीछे से अभय की बंदूक निकाल ली और बोली, अब देखो अभय मैं क्या करती हूँ। यशिका, बेवकूफ़ी मत करो, बंदूक मुझे दे दो। अभय घबराते हुए बोला। उसे डर था कि यशिका जिद में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। ठीक उसी वक्त अचानक से अभय को यशिका के दादा का फोन आ गया। यशिका ने जब देखा कि अभय को उसके दादा का फोन आया था तो वो घबरा गई। अभय ने यशिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो यशिका? तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं तुम्हारे दादा को बताऊं या नहीं? उन्हें कैसा लगेगा जब मैं उन्हें बताऊंगा कि तुमने बंदूक निकाल ली थी और तुम अपनी जान खतरे में डालने जा रही थी? अभय की ये बात सुनकर यशिका कमजोर हो गई। उसने दुखी मन के साथ बंदूक को नीचे रख दिया। इस वक्त अभय को यशिका के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यशिका ऐसी हरकत करेगी। अभय ने जल्दी से फोन उठाया, कैसी है मेरी पोती? उसे कोई चोट तो नहीं आई? लखबीर चौहान ने अभय के फोन उठाते ही सवाल किया। उनकी आवाज में घबराहट थी। अभय ने झूठ बोलते हुए कहा, आपकी पोती बिल्कुल ठीक है। मैं उसे लेकर बस पहुंच ही रहा हूं। ठीक है, तुम सेफली घर आ जाओ, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूं। ये बोलकर लखबीर चौहान ने फोन काट दिया। इसके बाद अभय चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर आगे जाने के बाद अभय ने सीरियस होकर यशिका से सवाल किया, वैसे तुम करने क्या वाली थी मेरी बंदूक के साथ? मैं तुम्हारी बंदूक जंगल में फेंकने वाली थी। मेरे दादा को छोड़कर मेरी बात किसी ने नहीं टाली है, मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। यशिका ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। ये सुनकर अभय को थोड़ा सा अजीब लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस जवाब के बाद वो यशिका पर गुस्सा करे या फिर उस पर हंसे। उसी वक्त यशिका गुस्से में बोली, अभय, मुझे अपने मम्मी पापा के खून का बदला लेना है। मेरे लिए नाइट फाइटर एजेंसी में जाना बहुत जरूरी है। तुम मेरी ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? कलिंगा ने तुम्हारे मम्मी पापा को मारा है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उससे बदला लेने में। अभय सीरियस होकर बोला। ये सुनकर यशिका एक जिद्दी लड़की की तरह बोली, नहीं, 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 मुझे कलिंगा को ढूंढकर उसे खत्म करना है। इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है यशिका। अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अभय की बात का यशिका पर कोई असर नहीं हुआ। वो जिद्दी लकड़ी की तरह अभय से बार बार नाइट फाइटर एजेंसी को ज्वाइन करने की बात कर रही थी। अभय शांति से यशिका को सब समझा रहा था, लेकिन अभय का गुस्सा तब बढ़ा जब यशिका ने उससे कहा, अभय, अगर तुमने नाइट फाइटर एजेंसी में जाने से मुझे रोका या तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी। ये सुनकर अभय को गुस्सा आ गया। उसने अचानक से गाड़ी रोक दी और अपनी दोनों बंदूकें लेकर गाड़ी से उतर गया। उसको उतरता हुआ देखकर यशिका चौंकते हुए बोली, अभय, इतनी रात को तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जाऊंगा, तुम अपने घर जाओ। मैं तुम्हारे साथ अब एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। तुम बहुत ही जिद्दी लड़की हो यशिका। अभय अपनी बात बोलते ही हाईवे के दूसरी तरफ चला गया। इस वक्त यशिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले वो अभय को रोकती, अभय उसकी नजरों से दूर जा चुका था। यशिका के पास घर अकेले जाने के अलावा कोई और चारा बचा नहीं था। यशिका ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ निकल गई। अभय हाईवे में पैदल चल रहा था। वो खुद से बोला, एक तो मैंने इस लड़की की मदद की, उसके बाद भी
पूरे रास्ते मुझसे ही जिद कर रही थी। हे भगवान, किसी की मदद करना गुनाह है क्या? इसके साथ साथ अभय के दिमाग में फैक्ट्री के अंदर हुए हर हादसे की तस्वीर घूम रही थी। वो खुश था कि आज उसने आतिश राठौर के बेटों के साथ साथ बत्रा परिवार और हरिदास नेमा को सबक सिखाया। कुछ देर के बाद अभय को एक टैक्सी मिल गई थी। अभय उसमें बैठकर घर के लिए निकल पड़ा। तकरीबन रात के 1 बजे अभय जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि मेहिका और जोरा सोफे पर बैठी हुई थी। अभय को देखते ही जोरा एक्साइटेड होकर बोली, फाइनली अभय, तुम आ गए, क्या हुआ था फैक्ट्री के अंदर? ये सुनकर अभय चिढ़ते हुए बोला, सब बढ़िया था, बस यशिका ने मेरा दिमाग बहुत खराब किया, उसकी वजह से मुझे टैक्सी में घर आना पड़ा। क्यों? मेरी कार कहाँ गई? लड़ाई में तुमने मेरी कार की बैंड बाजवा दी क्या? मैंने अभी अभी नई तो ली थी। मेहिका ने उदास होकर कहा। अभय गुस्से में बोला, तुम्हारी कार को कुछ नहीं हुआ मेहिका। बात तो पूरी सुनो मेरी। मैं और यशिका तुम्हारी कार में ही वापस लौट रहे थे। लेकिन वो यशिका बहुत जिद्दी लड़की है। वो मुझसे पूरे रास्ते नाइट फाइट एजेंसी ज्वाइन करने की बात कर रही थी। उसके दादाजी ने मुझे बोला था कि मैं उसे नाइट फाइटर एजेंसी न ज्वाइन करने दूं। इसलिए मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुझे गाड़ी से उतरना ही पड़ा। मैं और देर रहता ना गाड़ी के अंदर तो आज उस जिद्दी लड़की को एक थप्पड़ लगा देता। उसका बचपना देखकर मुझे भी लगा वो नाइट फाइटर बनने के लिए रेडी नहीं है। ये सुनकर जोरा बोली, यशिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो अभय तुमने उसकी जान बचाई, उसके बाद भी उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, क्या समझती है वो खुद को? मुझे नहीं पता कि वो क्या समझती है खुद को और मुझे जानना भी नहीं है। इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम सब के सारे सवालों के जवाब अब मैं कल दूंगा, अभी के लिए गुड नाइट। अभय ने अंगड़ाइयां लेते हुए जवाब दिया और उसके बाद वो अपने कमरे के अंदर चला गया। वहां दूसरी तरफ यशिका भी अपने घर पहुंच चुकी थी। लखबीर चौहान ने जैसे ही यशिका को घर के अंदर आते हुए देखा, वो जल्दी से उठ गए और भागते हुए यशिका के पास गए और उसे गले लगाकर रोती हुई आवाज में बोले, मेरी बच्ची, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या मुंह दिखाता? ये बोलते ही लखबीर चौहान फूट फूट कर रोने लगे। लखबीर चौहान फिर यशिका के मम्मी पापा की दीवार पर लगी फोटो को देखते हुए बोले, इनके जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अपने दादा को इमोशनल देखकर यशिका के आंखों से भी आंसू आ गए। वो अपने दादा के आंसू पोंछते हुए बोली, दादाजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर लखबीर चौहान थोड़े से शांत हुए। कुछ देर शांत रहने के बाद वो धीमी आवाज में बोले, आज अभय ने तुम्हारी जान बचाई है, उसे मैं अपनी तरफ से डिनर पर बुलाऊंगा। अपने दादा की बात सुनकर यशिका को समझ में आ गया था कि अभय से ज्यादा बहस करना उसके दादा को नाराज करने जैसा होगा, इसलिए वो धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी, आपको उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उससे मिलने के लिए कल जाऊंगी और मैं उसे अकेले डिनर या लंच पर लेकर जाऊंगी। अब आप आराम कीजिए। ये बोलकर यशिका गहरी सोच में डूब गई थी कि वो नाराज अभय को कैसे मनाएगी। वहां नाइट फाइटर्स के घर पर मेहिका, खुशी और जोरा अभी भी नहीं सोए थे। वो एक साथ बैठकर टीवी सीरियल देख रहे थे। मेहिका किचन में चिप्स लेने गई तो बिखरी हल्दी देखकर बाहर आकर बोली, अभय को चोट लगी है। वो ही चोट पर हल्दी लगाता है। हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हमने उससे पूछा भी नहीं कि वो ठीक है या नहीं। मेहिका, अभय के आते ही हम यशिका के बारे में बात करने लगे थे। ध्यान ही नहीं रहा। जाओ तुम देख लो। खुशी के ऐसा कहते ही मेहिका जल्दी से अभय के कमरे में चली गई। अभय इस वक्त चैन की नींद सो रहा था। मेहिका धीरे धीरे अभय के करीब जा रही थी, तभी अचानक से अभय की आंख खुल गई और उसने जल्दी से तकिए से अपनी बंदूक निकालकर मेहिका पर अपनी बंदूक तान दी। अभय ने जब अपने सामने मेहिका को देखा तो बंदूक को नीचे करके नींद में बोला, तुम चोरों की तरह मेरे कमरे में क्यों आए हो? चुपचाप लेटे रहे अभय, चोट लगी है बताया क्यों नहीं?
दिखाओ मुझे। अभय ने बिना आनाकानी किए अपनी टी-शर्ट नीचे की और गर्दन पर लगा तलवार का कट दिखा दिया। मेहिका फर्स्ट एड किट खोलते हुए बोली, माना, हल्दी अच्छी चीज है, पर घाव थोड़ा गहरा है इसलिए ये दवाई लो। मैं तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगा देती हूँ और बैंडेज कर देती हूँ। अभय एक अच्छे बच्चे की तरह बिना कुछ कहे चुपचाप मेहिका का कहा सब मान रहा था। वो मेहिका को देखकर मुस्कुराया। बैंडेज करते हुए मेहिका ने अभय से इशारों में मुस्कुराने की वजह पूछी तो अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर ली। और उसे कब नींद आई, उसे भी नहीं पता चला। रात से सुबह हो चुकी थी। अभय जब सोकर उठा तो वो बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा था। उसने जल्दी से नाश्ता किया और उसके बाद वो अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। कंपनी के अंदर जाते ही अभय को सबसे पहले व्याख्या दिखी। व्याख्या ने जैसे ही अभय को देखा, वो जल्दी से अभय के पास जाकर खड़ी हो गई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कैसे हो अभय? मैं बिल्कुल ठीक हूँ व्याख्या, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। ये सुनकर व्याख्या सीरियस होकर बोली, अभय, कल हमारी सेल्स टीम से 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर किया गया था। अब इतनी जल्दी उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। क्या तुम्हारी नज़र में है कोई जिसे हम जॉब दे सकते हैं? अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं, और हाँ, मुझसे ऐसे सवाल मत किया करो, मैं डर जाता हूँ। ये सब एचआर को हैंडल करने दो। यू शुड रिलैक्स। अपनी बात कहने के बाद अभय जैसे ही आगे बढ़ा, उसे व्याख्या ने रोकते हुए कहा, वैसे अभय, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वैसे एक हेल्प तो चाहिए मुझे। क्या बात है, बताओ मुझे। व्याख्या ने झट से पूछा। तुम मुझे ये बता सकती हो कि सुष्मिता कहाँ है? उसको मैंने कॉल किया लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मुझे उसके साथ पलक की कंपनी में जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर व्याख्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, इस वक्त वो फूड कोर्ट में होगी। व्याख्या का जवाब सुनकर अभय बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उधर पहुंचते ही अभय सुष्मिता के सामने जाकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी से नाश्ता कर लो क्योंकि उसके बाद हमें पलक से मिलने उसकी कंपनी में जाना है। ठीक है अभय सर, सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। अभय कुर्सी से उठ गया और वो जैसे ही जाने लगा, अचानक से रुककर बोला, बाय द वे ऑफिस में फोन साइलेंट पर रखना चाहिए। लेकिन कोई कॉल आए तो उठा भी लेना चाहिए। ओ आई एम सॉरी, वो मैं अपना फोन अपने डेस्क पर ही भूल आई। सुष्मिता सीरियस होकर बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पार्किंग एरिया में इंतजार कर रहा हूँ, आ जाना आराम से। ये बोलकर अभय पार्किंग एरिया की तरफ निकल गया। कुछ देर के बाद सुष्मिता भी वहां आ गई थी। दोनों कार में बैठकर पलक की कंपनी की तरफ निकल गए। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अभय ने मुस्कुराते हुए सुष्मिता से पूछा, तुम्हारी मम्मी के ऑपरेशन का क्या स्टेटस है, कब करवाओगी तुम उनका ऑपरेशन? मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल गई थी, उधर मैंने उनका एमआरआई स्कैन करवाया एंड ऑपरेशन के लिए मैंने संडे कंफर्म कर दिया है। इस संडे उनका ऑपरेशन हो जाएगा। ये सुनकर अभय हैरानी के साथ बोला, अपनी मम्मी के ऑपरेशन में इतनी देरी क्यों कर रहे हो तुम? मैंने तो तुमसे बोला था कि तुम छुट्टी ले सकती हो। बात छुट्टी की नहीं है, एक्चुअली मेरी मम्मा चाहती ही नहीं है कि मैं छुट्टी लूं, उनको नहीं पसंद कि मैं अपना काम स्किप करूं। सुष्मिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद अभय जैसे ही कुछ और बोलने जा रहा था, सुष्मिता ने झट से अभय से कहा, वैसे मुझे पता चल गया है कि किसने मेरे पापा को मेरी सैलरी और मेरी कंपनी के बारे में बताया था। किसने बताया था? अभय ने चौंक कर कहा। सुष्मिता ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्त चातक ने बताया कि मेरे पापा को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड गरिमा है। गरिमा का नाम सुनकर अभय चौंक गया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कुछ दोस्त हमारे जख्मों को भरते हैं और कुछ दोस्त हमारे उसी जख्म पर नमक छिड़कते हैं।
ऐसे दोस्त दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे गरिमा ने ऐसा क्यों किया? सुष्मिता गुस्से में बोली, गरिमा इज जेलस ऑफ मी, उसे मेरी सैलरी, मेरी डेजिग्नेशन, सबसे तकलीफ है, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे उससे ज्यादा दोस्त है। उसने अपनी जलन में मेरा नुकसान करने की कोशिश की, उसकी वजह से मेरे पापा ऑफिस आए और हंगामा किया, मैं गरिमा को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दोस्तों को उनके हाल पर ही छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। आज से, यू ओनली हैव टू ऑब्जर्व हर, दैट्स इट। गरिमा को ऐसा एहसास होने ही मत दो कि तुम्हें अब पता चल गया है उसके बारे में। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। सुष्मिता अभय की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। बात करते करते कब दोनों पलक की कंपनी के मेन गेट पर पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं लगा। दोनों गाड़ी से उतरे और कंपनी के अंदर जाने लगे। दोनों जैसे ही रिसेप्शन एरिया पहुंचे, अभय मुस्कुराते हुए सुष्मिता से बोला, तुम अपना काम देख लो, जो काम करना है फ्री माइंड से करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे अपडेट कर देना, मैं पलक से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे भी रहेगा मैं बताऊंगी आपको। ये बोलकर सुष्मिता ऑफिस के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभय पलक के कैबिन की तरफ निकल गया। अभय जब पलक के कैबिन के अंदर गया तो उसे पलक थोड़ा सा परेशान नजर आ रही थी। अभय सीरियस होकर बोला, क्या हुआ पलक, इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे यार कुछ नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स के साइन चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स में, अभी तक मुझे उसका अपडेट नहीं मिला है और ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गई हूँ। पलक ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब काम है तो उसे करना तो पड़ेगा। हाँ हाँ, पता है मुझे, मिस्टर नाइट फाइटर। ये बोलकर पलक शांत हो गई और डॉक्यूमेंट्स दोबारा पढ़ने लगी। अभय भी शांत था। कुछ देर के बाद पलक अचानक से बोली, अभय मैंने कल सुना कि तुम्हारे और आतिश राठौर के बीच में कुछ हुआ था, क्या ये सच है? पलक की ये बात सुनकर अभय चौंक गया। क्या यशिका ने ये बात पलक को बताई थी? इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता, अभय और पलक को कैबिन से बाहर थोड़ी सी आवाज सुनाई दी। इतनी आवाज क्यों आ रही है बाहर से? ये बोलते ही पलक अपने कैबिन से बाहर चली गई। अभय भी कैबिन के बाहर निकल चुका था। दोनों ने बाहर जाते ही देखा कि यशिका ऑफिस के अंदर आ चुकी थी। यशिका को देखकर दोनों चौंक गए थे। उन दोनों के अलावा ऑफिस में काम कर रहे लोगों की नजर सिर्फ यशिका पर टिकी थी। यशिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। पलक जल्दी से यशिका के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज यशिका, सुबह सुबह तुम ऑफिस आए हो, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ये सुनकर यशिका सीरियस होकर बोली, मुझे अभय के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है और उससे कुछ सवाल भी करने हैं। अभय ने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारे सामने सेफली खड़ी हूं तो सिर्फ अभय की वजह से। उद्धरण चिन्ह। यशिका चौहान ने धीमी आवाज में पलक को अपनी बात बोली। ये सुनकर पलक चौंक गई। वो चौंकते हुए यशिका से बोली, क्या हुआ था, पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ था? कल मुझे आतिश राठौर ने धोखे से KINDAP कर लिया था लेकिन अभय सेव्ड मी, उसने आतिश राठौर से मुझे बचा लिया, इसलिए आज मैं अभय से मिलने के लिए आई हूं और मैं अभय और तुम्हारे साथ लंच करना चाहती हूं। यशिका चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यशिका की ये बात सुनकर पलक को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, उसे अभय के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था। वो मुस्कुराते हुए यशिका को बोली, ओ तो इसलिए हुई थी आतिश राठौर की पिटाई। चलो तो अब तुम्हें भी अभय के बारे में मालूम पड़ गया गई कि ही इज ए नाइट फाइटर। पलक के मुंह से ये सुनकर यशिका चौंक गई। उसने जल्दी से ऑफिस का दरवाजा बंद किया और फिर हैरानी के साथ पलक को बोली, पलक लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि अभय नाइट फाइटर है? जब मैं और अभय पहली बार मुंबई में मिले थे, मुझको तब पता चला था अभय के बारे में। पलक धीमी आवाज में बोली। ये सुनकर यशिका ने झट से कहा, तो फिर क्या तुम्हें अभय ने तुम्हें नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया, क्योंकि तुम तो नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करना चाहती थी? अभय ने क्या, मेरी फैमिली ने ही मुझे अलाउ नहीं किया। वो मुझे हमेशा सेफ देखना चाहते हैं।
पलक की ये बात सुनकर यशिका हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरा भी यही हाल है। ना मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करूं और न ही अभय। इस वक्त अभय दोनों की बातें सुन रहा था। उसने कुछ भी न बोलना ज्यादा बेहतर समझा। अचानक से तीनों को एक आवाज सुनाई दी, ये कैसे लोग हाय किए हैं, इन लोगों से ढंग से काम भी नहीं होता। ये आवाज सुनकर सभी अपने ऑफिस के बाहर निकल गए। बाहर जाते ही अभय ने देखा कि एक आदमी सुष्मिता के साथ गुस्से में बात कर रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पलक के कंपनी का डायरेक्टर मयंक वाधवा था। मयंक वाधवा और पलक के परिवार के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे। उसने बहुत सालों से पलक के पापा के साथ काम किया था और अब वो पलक के साथ काम कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुमसे तो एक छोटा काम भी ढंग से नहीं होता। तुम्हारा नाम सुष्मिता है, ना शुक्र है मैंने कभी जिंदगी में तुम जैसा एम्प्लॉय हायर नहीं किया, वरना मैं तो खुद की चॉइसेस पर भरोसा करना भूल जाता। मयंक वाधवा गुस्से में बोला। इस वक्त सुष्मिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डरते हुए धीमी आवाज में बोली, पर सर आपने जो मुझे डॉक्यूमेंट दिया था वही गलत है। इसमें मेरी गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? मयंक ऊंची आवाज में बोला। इससे पहले सुष्मिता कुछ भी बोलती, मयंक ने अपने हाथों से फाइल को पहले फेंक दिया और सबको देखते हुए गुस्से में दोबारा बोला, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि पलक तुम्हारी कंपनी के साथ कैसे काम कर सकती हो। ज़ीब्रा ग्रुप के एम्प्लॉइज इतने अनप्रोफेशनल होंगे, मुझे मालूम ही नहीं था। ये सुनकर अभय को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में मयंक वाधवा के सामने खड़ा हो गया और फिर धीमी आवाज में बोला, तुम सुष्मिता से ऐसे बात नहीं कर सकते, दूर हो जाओ उससे। अभय को अपने सामने देखकर मयंक चौंक गया, क्योंकि कभी किसी ने उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं की थी। मयंक गुस्से में अभय से बोला, तुम कौन हो और मेरे ही ऑफिस में मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मेरा नाम अभय है। मैं सुष्मिता के साथ काम करता हूं। हम दोनों ज़ीब्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे बात करके भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे सबके सामने तमाशा मत बनाए। ये सुनकर मयंक वाधवा दांत पीसते हुए बोला, तो तुम हो अभय, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आज पहली बार शक्ल दिखाई है। तुम्हें पता भी है यहाँ चल क्या रहा है? आप मुझे बताएंगे प्रॉब्लम क्या है? अभय ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए मयंक वाधवा से पूछा। ये सवाल मुझसे नहीं, अपनी कलीग से पूछो। मयंक वाधवा ने गुस्से में जवाब दिया। अभय ने फिर सुष्मिता की ओर देखा और बड़े ही प्यार से बोला, सुष्मिता क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ। इस वक्त सुष्मिता रो रही थी। डर के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। उसकी हालत को देखकर अभय ने सुष्मिता के कंधे पर अपन हाथ रखा और फिर से धीमी आवाज में बोला, सुष्मिता घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ, मे बी कोई सल्यूशन निकल जाए। अभय की बात सुनकर सुष्मिता ने खुद को संभाला। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर बोली, कुछ दिन पहले मुझे कुछ मैन्युफैक्चरर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट मयंक सर ने दिया था। जिस वक्त हमारे मैन्युफैक्चरर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे थे, उसी वक्त उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम लगी और उन्होंने उसे सही करने की रिक्वेस्ट की। हमने प्रॉब्लम सही कर दी, लेकिन अब वो मैन्युफैक्चरर्स ना फोन उठा रहे हैं और ना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बात की उन्होंने। मयंक सर बोल रहे हैं मैंने मैन्युफैक्चरर्स को गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसलिए वो नाराज हो गए हैं। पर इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे सर ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने वही कॉन्ट्रैक्ट आगे दे दिया। कितनी बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हें मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे दिया और तुमने पढ़ा भी नहीं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पास हजारों काम है करने को? क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता रहूंगा सबके? मयंक वाधवा गुस्से में बोला। पर सर आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का काम मेरा भी नहीं है, सुष्मिता ने कहा। सुष्मिता का ये जवाब सुनकर मयंक वाधवा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसकी आवाज और तेज हो गई। वो चिल्लाते हुए बोला, तुमने अपने कंपनी का साइज देखा है? तुमको मैं इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर दूंगा।
जिंदगी में कभी दोबारा जॉब नहीं मिलेगी, एक तो अनप्रोफेशनल काम करती हो, ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो। मयंक वाधवा की ये बात सुनकर अभय को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से भरी नजरों से मयंक की तरफ देखा और बोला, मिस्टर वाधवा, मुझे नहीं लगता कि इसमें सुष्मिता की कोई गलती है, इसलिए आप प्लीज तमीज से बात करिए। ये सुनकर मयंक वाधवा गुस्से में बोला, तुम्हें नहीं माननी सुष्मिता की गलती, ठीक है मत मानो। मुझे मेरा काम चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पलक के पापा से कर दूंगा। उसके बाद देखते हैं, तुम्हारी कंपनी के साथ ये डील कैंसिल करने से मुझे कौन रोकता है। उसी वक्त अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए मिस्टर वाधवा, कहीं हमारी डील कैंसिल करने के चक्कर में आपका वर्किंग लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए। ये सुनकर मयंक वाधवा जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, तुम करवाओगे मेरा लाइसेंस कैंसिल, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। मयंक जी, हंसकर अपनी गलती नहीं छुपा सकते आप। मैंने जो भी सुना, मुझे लगता है कि इसमें गलती आपकी थी। अचानक से पूरे ऑफिस में पलक की आवाज गूंज उठी। पलक की ये बात सुनकर मयंक वाधवा चौंक गया। पलक सुष्मिता के सामने आकर खड़ी हो गई और फिर प्यार से बोली, अपने आंसुओं को गलत इल्जाम की वजह से मत बहने दो सुष्मिता, योर टीयर्स आर प्राइसलेस। ये बोलते ही पलक ने मयंक की तरफ देखा और गुस्से में बोली, हाउ कैन यू टॉक टू समवन लाइक दिस। एक तो गलती आपकी है, ऊपर से आप ही अकड़ दिखा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये सुनकर मयंक वाधवा धीमी आवाज में बोला, पलक मैं कितना बिजी रहता हूँ, मेरे पास हजारों काम होते हैं। अगर मैं बैठकर सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता रहूंगा तो मैं अपना काम कब करूंगा। ये सुनकर पलक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आप काम की बात कर रहे हो, कमाल है। जैसे ही ऑफिस खत्म होता है, सबसे पहले आप ऑफिस से बाहर निकलते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आप इतने सारे काम नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आपकी पोजीशन के लिए मैं किसी और को हायर कर लूंगी। आप जाइए, घर पर बैठकर आराम कीजिए। पलक की ये बात सुनकर मयंक वाधवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पलक ने उससे कंपनी छोड़ने की बात की थी। मयंक वाधवा घबराते हुए बोला, पलक, ध्यान से सुनो खुद को, क्या बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हारे पापा के साथ इतने सालों तक काम किया, मैं हमेशा से तुम्हारी कंपनी के लिए खड़ा रहा हूं, और अब तुम इन दोनों छोटे एम्प्लॉइज के लिए मुझे बाहर कर रही हो, ये तो इस कंपनी के भी नहीं है। पलक ने मयंक वाधवा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने सीधा अभय की तरफ देखा और सीरियस होकर बोली, अभय मुझे माफ करो, मिस्टर मयंक वाधवा की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पलक की ये बात सुनकर मयंक वाधवा को गुस्सा आ गया था। वो जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था वैसे ही उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, ये सब क्या हो रहा है ऑफिस में, काम धाम छोड़कर सब बातों में क्यों लगे हैं। मयंक वाधवा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके आंखों के सामने अशोक सेठ खड़ा था। वो जल्दी से अशोक सेठ की तरफ गया और उनके पास खड़े होकर बोला, अशोक जी, पलक मुझे अभय और सुष्मिता की वजह से कंपनी से बाहर निकालना चाहती है, उसे आप समझाओ प्लीज। ये सुनकर अशोक सेठ हड़बड़ा गया। वो धीमे से बोला, मयंक, तुम अभी कंपनी को छोड़कर चले जाओ। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमसे किससे पंगा लिया है। अरे वो अभय है, पलक की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसी के हाथों में है। अशोक सेठ की बात सुनकर मयंक वाधवा की कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो सिर्फ गुस्से में अभय को देख रहा था। उसी समय अशोक सेठ दोबारा बोले, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम बिन किसी से कुछ बोले कंपनी से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। मयंक वहां से बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। पलक, अभय, सुष्मिता और यशिका वहां खड़े सब देख रहे थे। अशोक अभय के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोला, अभय, प्लीज डोंट टेक दिस मैटर सीरियसली, मयंक को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। ये सुनकर अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, वैसे आपका काफी हृदय परिवर्तन हो गया है आजकल मुझे लेकर। अशोक बिना कुछ कहे बस जबरदस्ती मुस्कुरा दिया।
अभय ने सुष्मिता की तरफ देखा और बोला, सुष्मिता, जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। कोशिश करो, ये काम आज या कल में हो जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है अभय, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये काम आज कल में हो जाए। सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुष्मिता की बात सुनने के बाद अभय सीधा केबिन के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद पलक और यशिका भी केबिन के अंदर आ गई थी। यशिका मुस्कुराते हुए बोली, पलक, उस अकड़ू वाधवा को डांटते हुए एकदम बॉस टाइप लग रही थी तुम। दबंग गर्ल। यशिका, मुझे अपने डिसऑनेस्ट लोग पसंद नहीं है। मयंक डिजर्व दिस और बॉस टाइप से क्या मतलब है? आई एम द बॉस हियर। पलक मुस्कुराते हुए कहा। अचानक से यशिका बोली, राइट, तो फिर अभय से कहो ना कि मुझे नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करने दे। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट आता है। प्लीज अभय से मेरी सिफारिश कर दो। पलक ने अभय की तरफ देखा तो अभय मुस्कुराते हुए यशिका से बोला, यशिका, एक पल के लिए मैं ये भूल भी जाऊं कि तुम में कितना बचपना है। उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे दादा नहीं चाहते हैं कि तुम नाइट फाइटर एजेंसी में जाओ। उसका क्या? अभय की बात सुनकर यशिका शांत हो गई। उसे अच्छे से समझ आ गया था कि इस वक्त अभय से नाइट फाइटर एजेंसी के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तुम लोग जल्दी से अपना काम खत्म करो, तब तक मैं वेट करती हूँ। यशिका ने ऐसा बोलकर अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया पर रील्स देखने लगी। अभय और पलक भी अपना काम करने लगे। देखते देखते दोपहर के 3 कब बज गए, पता ही नहीं लगा। अभय और पलक ने भी अपना काम खत्म कर लिए था। उनको फ्री देखकर यशिका एक्साइटेड होकर सोफे से उठी और बोली, तो क्या अब हम तैयार हैं एक साथ लंच करने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। पलक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर यशिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तीनों एक साथ लंच करने के लिए मसूरी के मॉल रोड की तरफ निकल चुके थे। अचानक से अभय ने देखा कि उसकी कार का पीछा एक काले रंग की बोलेरो कर रही थी। वो मन ही मन बोला, मसूरी लोग मन की शांति के लिए आते हैं और मुझसे तो शांति की वैसे भी नहीं बनती। वही दूसरी काले रंग की बोलेरो के अंदर 5 आदमी बैठे थे। उनमें से एक आदमी को फोन आया। जैसे ही आदमी ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, पलक के साथ कार में और कौन कौन है? सर, गाड़ी के अंदर पलक के साथ लखबीर चौहान की पोती यशिका चौहान है और एक लड़का है। यहाँ की जीब्रा ग्रुप कंपनी का ऑर्डिनरी सा एम्प्लॉय है। आदमी ने जवाब दिया। ऑर्डिनरी सा एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब है? सर, उसके कपड़े पहनने का तरीका पलक और यशिका से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। उसका फाइनेंशियल स्टेटस यशिका और पलक से बहुत कम लग रहा है मुझे। आदमी सीरियस होकर बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम सब पलक का पीछा करो और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहना। जहां तुम लोग अभी जा रहे हो, मुझे उसकी लाइव लोकेशन भी भेज दो और हाँ, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। अपनी बात बोलकर उस अनजान आदमी ने फोन काट दिया। बिल्कुल इसी तरह अभय भी मिहिका से मैसेज में बात कर रहा था। एक कार हमारा पीछा कर रही है, पता करो, आर दे थ्रेट टू अस? मिहिका का रिप्लाई आया, पता करती हूँ, कार की डिटेल्स भेजो। एंड प्लीज कुछ उल्टा पुल्टा मत करना। तुम सबके सामने एक्सपोज नहीं हो सकते। शेयर योर लाइव लोकेशन। अभय ने मैसेज पढ़कर कार की डिटेल्स और अपनी लाइव लोकेशन मिहिका के साथ शेयर कर दी और चुपचाप कार चलाने लगा। तभी अचानक से यशिका पलक की तरफ देखकर बोली, पलक, ये जो हमारे पीछे बोलेरो चल रही है, ये तो तुम्हारे ऑफिस की है ना? मैंने अभी वहां से बाहर निकलते हुए देखा था। ये सुनकर पलक ने जब कार की तरफ देखा तो वो चौंकते हुए बोली, हाँ, ये तो मेरे ऑफिस की कार है। ये हमें फॉलो कर रही हैं क्या? क्या? पर तुम्हारे ऑफिस की कार हमारा पीछा क्यों कर रही है पलक? यशिका ने चौंक कर कहा। ये सुनकर पलक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तो मजाक कर रही थी। हर महीने ऑफिस की सभी कार्स की रूटीन सर्विस होती हैं। सर्विसिंग सेंटर इसी रास्ते में है। ये कार वही जा रही होगी।
पलक की ये बात सुनकर यशिका ने चैन की सांस ली। लेकिन अभय को दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए पलक की बात सुनने के बाद भी उसकी नज़र गाड़ी से नहीं हटी। रेस्टोरेंट पहुंचने से सिर्फ 5 मिनट पहले यशिका एक्साइटेड होकर अभय से बोली, अभय तुम्हें पता है, हम जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसका नाम ZEVOG है, और इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर लोग स्पेशली एबल्ड और बूढ़े लोग हैं। सबसे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम करवाया जाता है। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात, अभय रेस्टोरेंट का मालिक ही उनका वर्ल्ड फेमस शेफ हैं। इसलिए बड़े बड़े लोग भी यहाँ खाना खाते हैं और उन्हें भी बाकी सभी की तरह अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। उसके सामने अमीर आदमी हो या गरीब, वो सबसे साथ एक ही तरीके से बिहेव करता है। यशिका मुस्कुराते हुए बोली। अभय को रेस्टोरेंट के ऑनर की ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, कमाल है ये तो। इस जमाने में लोग पैसे को बाप समझते हैं, ऐसे में कोई अपने शौक के लिए काम कर रहा है। सैल्यूट टू हिम। सही कहा तुमने अभय, मैं एक्साइटेड हूँ शेफ से मिलने के लिए। पलक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कुछ ही देर में तीनों जीवोग रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, अभय सबसे पहले बाहर निकला और पीछा कर रही बोलेरो को देखने लगा। अभय के लिए ताज्जुब की बात यह थी कि गाड़ी के अंदर बैठे लोग भी सिर्फ अभय को देख रहे थे और उनकी रफ्तार भी कम नहीं हुई थी। अचानक से बोलेरो कार की स्पीड तेज हो गई। वो तेज रफ्तार में जीवोग रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रही थी। अभय ने खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन अभय को चौंकाते हुए वो गाड़ी जीवोग रेस्टोरेंट से दूर चली गई। ठीक उसी वक्त यशिका मुस्कुराते हुए बोली, व्या लकी, अभी अभी एक टेबल खाली हुआ है। इस वक्त अभय की नज़र सिर्फ बोलेरो कार पर टिकी हुई थी। पलक अभय के पास आए और फिर से बोली, क्या देख रहे हो अभय? कुछ नहीं, ऐसा लगा कोई जानने वाला था। चलो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तीनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। इस वक्त जीवोग रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ था। बैठते ही यशिका बोली, अभय, पलक, तुम दोनों को जो ऑर्डर करना है करो, मैं तो सिर्फ दाल मखनी और बटर नान खाऊंगी। मेरा यहाँ का फेवरेट है। यशिका की ये बात सुनकर दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर के बाद रेस्टोरेंट के अंदर मिहिका और जोरा भी आ गए थे। जब अभय ने उन्हें देखा तो उसने दोनों को कहीं और बैठने का इशारा किया। मिहिका और जोरा अभय के टेबल से कुछ दूर जाकर बैठ गए। धीरे धीरे सब अपना ऑर्डर दे रहे थे और रेस्टोरेंट के एम्बियंस को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से एक लड़का मिहिका के सामने आकर खड़ा हो गया और मिहिका को मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है, इस वक्त मुझे अपनी आंखें बहुत प्यारी लग रही है। ये सुनकर मिहिका सीरियस होकर बोली, तो ये बात जाकर भगवान को या अपने माँ बाप को बोलो, उनकी देन है। मुझे क्यों बोल रहे हो? मिहिका की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सबकी नज़रें इस वक्त मिहिका की तरफ घूम गई थी। पलक ने जब मिहिका को देखा तो वो चौंक गई। वो चौंकते हुए अभय को बोली, अभय, ये तो मिहिका है ना, ये भी यहाँ आई हैं। रेस्टोरेंट है, कोई भी आ सकता है। अभय ने जवाब दिया, मैं उन लोगों को यहीं बुला लेती हूँ। पलक ये कहकर उठने लगी तो अभय ने उसे नीचे बैठाते हुए कहा, नहीं पलक, मुझे नहीं लगता है कि अभी सही वक्त है मिहिका के पास जाने का। अभी तो ये हीरो मिहिका को इम्प्रेस करने में लगा है। देखते हैं मिहिका उसका क्या हाल करेगी। मिहिका के सामने अभी भी वो आदमी खड़ा था। वो आदमी मुस्कुराते हुए दोबारा से बोला, उनको तो बाद में बोलूंगा, पर पहले आप ये तो पूछिए कि मुझे अपनी आंखें क्यों अच्छे लग रही है। ये सुनकर मिहिका की भौहें तन गई। लेकिन जोरा ने शरारती मुस्कान के साथ आदमी से पूछा, बताओ, बताओ, तुम्हें अपनी आंखें क्यों अच्छी लग रही है? ये सुनकर वो आदमी कॉन्फिडेंटली मिहिका से बोला, क्योंकि ये आंखें मेरे सामने बैठी इतनी खूबसूरत लड़की को देख पा रही है। तुम भगवान का बनाया हुआ कोई अजूबा हो। अचानक से पूरे रेस्टोरेंट में मिहिका की गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी,
अच्छा यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना जिन आंखों से तुम देख रहे हो उन्हीं आंखों को बाहर निकाल लूंगी मैं। मिहिका की ये बात सुनकर अभय हंसने लगा। वो मजाकिया अंदाज में बोला, ये मिहिका कितनी मीन है। प्यार करने वाले से ऐसा कोई बोलता है भला। सबको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर उस आदमी को शर्म आ गई। वो बिना कुछ बोले मिहिका से दूर चला गया। सभी लोग फिर से अपनी अपनी बातों में लग गए। अभय, पलक और यशिका भी अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। ठीक उसी वक्त पलक के कंधे पर एक आदमी ने अपना हाथ रखते हुए कहा, पलक, यशिका, तुम सब भी यहाँ आए हो, क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। पलक, यशिका और अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि ईशान नारंग उनके सामने खड़ा था। इस वक्त ईशान नारंग के साथ दो आदमी और थे। ईशान नारंग को देखकर अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे ईशान नारंग के साथ अपनी मुलाकात याद आ गई थी। ईशान नारंग ने जब अभय को देखा तो वो चिढ़ते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझे यहाँ दिखोगे। इस वक्त ईशान नारंग की नज़र सिर्फ यशिका पर टिकी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए यशिका से कहा, यशिका, मैं तुम्हें हर रोज लंच और डिनर के लिए बुलाता हूँ, वाई यू डोंट कम विथ मी। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझ तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं केवल अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ, यशिका ने जवाब दिया। ये सुनकर ईशान नारंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा आ गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने खुद को शांत किया और यशिका से दोबारा बोला, यशिका, दोस्ती बातों से ही तो होती हैं। क्यों ना हम अभी एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाएं और साथ में एक दूसरे को जाने। ये सुनकर यशिका ने झट से जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, अभी मेरे दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा। कौन है तुम्हारा दोस्त, पलक या फिर ये अभय? ईशान नारंग चिढ़ते हुए बोला। यशिका परेशान हो चुकी थी। वो गुस्से में बोली, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है ईशान की मेरा कौन दोस्त है और कौन नहीं है। नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एंड जस्ट गो फ्रॉम हियर। ईशान नारंग को याशिका की बोली हुई ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसी वक्त ईशान के एक दोस्त ने गुस्से में ईशान से कहा, तुम अपना टाइम ऐसी लड़कियों पर क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं इससे भी सुंदर लड़कियों को जानता हूँ। तुम उनके साथ डिनर पर चले जाना। जब ईशान नारंग ने ये बात सुनी तो वो जहरीली मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है लोकेश की तुम्हारी दोस्त बहुत सुंदर है, पर मुझे तो यशिका के साथ जाना था, पर इस वक्त यशिका अभय के साथ है। अरे हाँ लोकेश, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया। अभय वही आदमी है जिसके साथ मुंबई में मेरी लड़ाई हुई थी। ये सुनकर लोकेश हंसते हुए बोला, अच्छा, पहले तुमसे लड़ाई की, अब तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ लंच भी कर रहा है। जरूर पिछले जन्म में तुमने इसे बहुत तड़पाया होगा। लोकेश की बात सुनकर ईशान नारंग जोर जोर से हंसने लगा। अभय ने जब लोकेश की तरफ देखा तो उसे लोकेश बहुत ज्यादा घमंडी दिखाई दिया। उसी वक्त ईशान नारंग ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे सॉरी गाइस, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्टेलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के होने वाले मालिक और हाई ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है, लोकेश आहूजा है। ईशान के ये बोलते ही लोकेश ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अभय के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और धीमी आवाज में बोला, वैसे अभय, तुम्हारा क्या रिश्ता है यशिका के साथ? केवल दोस्त हो या फिर? अभय ने लोकेश की बात पूरी होने से पहले गुस्से में कहा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। ये सुनकर लोकेश मुस्कुराते हुए बोला, अगर नहीं हटाया तो? अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, स्टेलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक अगर एक ही हाथ से कंपनी की भागदौड़ संभालेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर लोकेश को गुस्सा आ गया। इससे पहले वो कोई भी जवाब देता, उसी वक्त यशिका गुस्से में बोली, लोकेश, ईशान, तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, डोंट मेक मी एंग्री। यशिका के गुस्से को देखकर ईशान और लोकेश समझ गए थे कि अब आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें अच्छे से मालूम था कि यशिका मार्शल आर्ट जानती थी और वो दोनों उसका एक साथ मिलकर भी सामना नहीं कर सकते थे।
लोकेश यशिका की तरफ देखकर उसे खुश करने के लिए मुस्कुराते हुए बोला, माना तुम गुस्से में क्यूट लगती हो, पर प्लीज अपना खून मत जलाओ। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यशिका गुस्से में बोली, एक दिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। आहूजा ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर यशिका चिढ़ते हुए बोली, वो दिन कभी नहीं आने वाला। वो दिन जरूर आएगा। मेरी फैमिली कल तुम्हारे दादाजी से तुम्हारा हाथ मांगने जाएगी। कौन सा परिवार स्टेलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक का रिश्ता इनकार करेगा? लोकेश घमंड के साथ बोला। यशिका मुस्कुराते हुए बोली, जिस मुंह से रिश्ता मांगने आओगे, मेरे दादाजी वही मुंह तोड़ेंगे तुम सबका। ये बोलकर यशिका हंसने लगी। ये सुनकर लोकेश को गुस्सा आ गया। वो जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, उसे बीच में ईशान नारंग ने रोक लिया और धीमे से कान में फुसफुसाते हुए बोला, इस वक्त लड़ना सही नहीं होगा, काम योरसेल्फ। इसके बाद ईशान नारंग ने लोकेश को दूसरी जगह बैठने का इशारा किया। जाने से पहले लोकेश ने अभय की तरफ देखा और गुस्से में बोला, अभय, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ये बोलने के बाद लोकेश दूसरी जगह पर जाकर बैठ गया। लोकेश के साथ ईशान नारंग और तीसरा आदमी भी बैठ गए। ईशान, ये अभय है कौन और ये यशिका के साथ क्या कर रहा है? आहूजा ने ईशान से पूछा। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अभय से मुंबई में मिला था। मुझे ये सुनने में आया था कि अभय धीरज राजपूत के लिए काम करता था और उसके साथ मिलकर इसने अपने पूरे परिवार को एक्सपोज किया था। लोकेश सवालिया नजरों से ईशान को देखने लगा तो ईशान अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, क्योंकि इसके परिवार ने मिलकर इसको फंसाया था, जिसकी वजह से इसे 9 साल की जेल भी हुई थी। ये सुनकर लोकेश गुस्से में बोला, अब मैं अभय को फंसाऊंगा नहीं। उसे तड़पाऊंगा, धीरे धीरे उसके साथ खेलूंगा। उसे मसूरी छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। वही अभय, यशिका और पलक ने अपना खाना खत्म कर लिया था। अभय ने यशिका से पूछा, वैसे यशिका तुम्हें लोकेश पसंद क्यों नहीं है? वो देखने में अच्छा है, पैसे वाला भी है। ये सुनकर यशिका गुस्से में बोली, लेकिन मुझसे कमजोर है, ऊपर से बदतमीज भी। यशिका की बात सुनकर पलक झट से बोली, तभी तुम्हें अभय पसंद है क्योंकि ही इज पावरफुल देन यू एंड सबकी रिस्पेक्ट भी करता है। अभय ये सुनकर सकपका गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यशिका ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। तभी रेस्टोरेंट के अंदर वहीं 5 आदमी आकर खड़े हो गए, जो बोलेरो कार के अंदर थे। उन्हें मिहिका और जोरा के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था, इसलिए वो अनजाने में मिहिका और जोरा की सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ गए। बैठते ही एक आदमी ने किसी को फोन किया। सर, मेरी आंखों के सामने पलक, यशिका और वो आदमी बैठा है, हम अब आगे क्या करें? हम तैयार है, हमारे आदमी तैयार है, तुम बस इन तीनों का पीछा करते रहो और हमें इनके लोकेशन के बारे में बताते रहो। फोन से आवाज आई। ठीक है सर, मैं आपको टाइम टाइम पर अपडेट करता रहूंगा। ये बोलकर उस आदमी ने फोन काट दिया। मिहिका और जोरा ने सारी बातें सुन ली थी। मिहिका ने जल्दी से अभय को मैसेज किया, अभी के अभी रेस्टोरेंट से बाहर चले जाओ, खतरा अंदर आ चुका है। दे आर प्लानिंग समथिंग बिग, गाड़ी तुम चलाना। मैसेज पढ़कर अभय ने मुस्कुराते हुए यशिका से कहा, यशिका हमें चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। यशो, मैं जरा बिल पे कर दूं, उसके बाद चलते हैं। यशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल पे करने के बाद तीनों रेस्टोरेंट के बाहर चले गए। तीनों जब गाड़ी के पास पहुंचे तो अभय ने मुस्कुराते हुए पलक से पूछा, पलक, क्या तुम्हारी गाड़ी मैं चला सकता हूं? शो, व्हाई नॉट? पलक ने जल्दी से अभय को गाड़ी की चाबी दी और फिर गाड़ी में बैठ गई। अभय ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वापस ऑफिस के लिए निकल पड़े। उनके पीछे पीछे बोलेरो कार भी चल रही थी। अभय की नज़र सिर्फ बोलेरो कार पर ही टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। ढाबे के सामने एक बहुत ही बड़ा ट्रक खड़ा हुआ था। ट्रक के अंदर बहुत सारे आदमी भरे हुए थे।
उनके हाथों में बंदूक, चाकू और तलवार थी। ट्रक का ड्राइवर ढाबे के अंदर बैठा हुआ था और उसके सामने बैठा था कलिंगा। कलिंगा ट्रक की तरफ देखते हुए ड्राइवर से बोला, तुम्हें जब मैं बोलूं तब अपना ट्रक पलक की गाड़ी के सामने रोक देना, समझे? हाँ साहब, आपका काम हो जाएगा, ट्रक ड्राइवर ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद कलिंगा खड़ा हो गया और ट्रक के आगे खड़ी एक कार के पास जाने लगा। कलिंगा जैसे ही कार के पास खड़ा हुआ, गाड़ी से बाहर दानिश मित्तल निकला। उसके हाथों में सिगरेट थी। वो सिगरेट को पीते हुए कलिंगा से बोला, आज पलक को भगवान भी नहीं बचा सकते। अपने आसपास देखो कलिंगा, उसे खत्म करने के लिए मैं इंडिया के सबसे बेस्ट क्रिमिनल्स लेकर आया हूँ। दानिश मित्तल की बातों में खुशी झलक रही थी। उसे यकीन था कि आज उसका मकसद जरूर पूरा होगा। मुझे ये ही पता चला है कि पलक के साथ यशिका और उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय भी है। ये सुनकर दानिश कॉन्फिडेंटली बोला, क्या फर्क पड़ता है, उसके साथ जो भी आएगा, मारा जाएगा। अगर वो एम्प्लॉय नाइट फाइटर निकला तो? अगर ये नाइट फाइटर एजेंसी की कोई चाल हुई तो हम क्या करेंगे? कलिंगा ने पूछा। ये सुनकर दानिश मित्तल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम बहुत टेंशन लेते हो, हमारे पास इतने आदमी है कि उस नाइट फाइटर को भी हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अच्छा चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। ये बोलकर दानिश मित्तल अपने सामने खड़ी BMW की तरफ जाने लगा। कलिंगा ने अचानक से दानिश मित्तल से सवाल किया, गाड़ी के अंदर कौन है? गाड़ी के अंदर शिवम अरोड़ा यानी कि हमारे अंडरवर्ल्ड का बेस्ट क्रिमिनल हर्मट है। याद रखना, जो हर्मट बोलेगा तुम वही करोगे। अब कैसे बचाएगा अभय, पलक और यशिका को? हर्मट, दानिश मित्तल और कलिंगा क्या एक साथ मिलकर अभय को मार देंगे? आहूजा कैसे करेगा अभय को मसूरी से बाहर जाने के लिए मजबूर? कलिंगा ने दानिश को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर पीछे की तरफ जाने लगा। पीछे हर्मट यानी शिवम अरोड़ा खड़ा था, जिसके एक हाथ में कार्ड्स का डेक था और दूसरे में सिगरेट। कलिंगा उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, हर्मट, आज हम पलक को किडनैप करने में कामयाब हो जाएंगे। और तब उसके बदले वाघमारे को पावर स्टोन देना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। हर्मिट ने सिगरेट का एक कश लिया और तिरछी नजर से कलिंगा की तरफ देखते हुए बोला, आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। कलिंगा ने कॉन्फिडेंस से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आज नाइट फाइटर भी पलक की सेफ्टी के लिए आएंगे, तब भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम उन्हें चकमा देकर पलक को किडनैप कर लेंगे। और वैसे भी, आज तुम भी तो हो, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई तो तुम हेल्प कर सकते हो। जवाब में हर्मट ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का कश लेने लगा। तब कलिंगा ने हंसते हुए कहा, समझ गया, मैं जाकर सारी सिचुएशन देखता हूँ। वापस लौटते हुए उसने अपने कान में लगे ईयरफोन का बटन प्रेस करने के बाद कहा, उनकी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर याद है न? यहाँ से आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, गाड़ी पर नजर रखो और उनकी कार जैसे ही दिखे इन्फॉर्म करना। सामने से जवाब आया, ओक। इधर अभय कार ड्राइव कर रहा था और पीछे पलक और यशिका आपस में कपड़े और मेकअप ब्रांड्स के बारे में बात कर रही थी। अभय ने रोड के आसपास देखा। शालीमार बिल्डिंग से मसूरी के बीच में ये रोड थोड़ी सुनसान थी। और अगर किसी को पलक को किडनैप करना हो, तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। अभय ने दोनों लड़कियों से कहा, जल्दी सीट बेल्ट बांध लो। यशिका और पलक थोड़ा चौंक गई। लेकिन फिर यशिका ने पूछा, हम लोग तो पीछे बैठे हैं। पीछे सीट बेल्ट बांधने की क्या जरूरत है? अभय ने गंभीरता से कहा, मुझे लग रहा है कि आगे कोई डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। इसलिए जैसा कह रहा हूं, करो। पलक ने चौंक कर पूछा, कैसी डेंजरस सिचुएशन अभय? क्या हुआ? अभय ने कहा, तुमने अपनी ऑफिस की जिस कार को देखा था वो वाकई हमारा पीछा कर रही है। यशिका ये सुनकर भौचक्की रह गई। पलक तुरंत ही यशिका की तरफ देखकर बोली, यशिका, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, एक्चुअली शैडो और वेनम गैंग के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। यशिका ने घबरा कर पूछा, पर क्यों पलक, वो तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं?
पलक ने कहा, नहीं मारना नहीं चाहते, अगर मारना होता तो कब का मार देते। वो लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं। यशिका ने हैरानी से पूछा, ओह नो, अब क्या करेंगे? अभय, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? हम रेस्टोरेंट से बाहर ही नहीं निकलते। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तो उन्हें चारा डाल रहा था। वैसे भी इतने दिनों से वो लोग प्लान कर रहे थे। अब तो वो लोग काफी डेस्परेट होंगे। मैंने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया, ताकि वो लोग मेरे जाल में फंस जाए। यशिका ने पूछा, तो क्या इसका मतलब तुम मसूरी पलक को प्रोटेक्ट करने आए थे? अभय ने कहा, यस, और अब सवाल जवाब बाद में, पहले सीट बेल्ट बांधो। क्योंकि मुझे नहीं पता वो लोग क्या एक्शन लेंगे, हमें तैयार रहना होगा। यशिका और पलक ने तुरंत अपने सीट बेल्ट्स बांध ली। यशिका ने घबराते हुए पूछा, अभय ये सब बहुत रिस्की है। माना कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन वो लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं, तो अपने एक्सपर्ट्स ही भेजेंगे। पलक की सेफ्टी को ऐसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। अभय ने कॉन्फिडेंस से कहा, आई हैव माई ओन प्लान, अगर मैंने उन्हें एक साथ नहीं पकड़ा, तो वो लोग बार बार पलक पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर पलक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अभय ने बैक मिरर से यशिका को देखकर कहा, तुम बस पलक के साथ रहना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अभय की कार से थोड़ी दूरी पर मेहिका और जोरा भी उन्हें फॉलो कर रहे थे। अभय ने आगे तिराहा देखा, और उसके चेहरे पर अब गंभीर एक्सप्रेशन थे। वो रोड इंटरसेक्शन की तरफ ड्राइव कर रहा था। वही इंटरसेक्शन के पास खड़े कलिंगा ने दूर से ही पलक की कार देख ली थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, वो लोग आ गए, गो। तभी दूसरे रास्ते से एक बड़ा ट्रक तेजी से तिराहे की तरफ बढ़ा। अब तक अभय की कार इंटरसेक्शन पर पहुंच गई थी। उसने ट्रक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। वो पहले से इस बात के लिए प्रिपेयर्ड था। उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाए और ब्रेक लगा दिए। कार तुरंत 90 डिग्री टर्न कर गई, बूम। तेज आवाज के साथ सड़क के किनारे जाकर कार रुकी। और वही ट्रक में बैठे ड्राइवर ने भी तुरंत ब्रेक लगाए, और बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। कुछ ही सेकंड्स में ट्रक के अंदर से करीबन 20 लोग बाहर आए, और पलक की कार की तरफ भागने लगे। ये देखकर अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सिट टाइट। अगले ही पल उसने एक्सीलेटर दबाया, और कार घुमाकर वापस ड्राइव करने लगा। उनकी तरफ भाग रहे लोग देखते रह गए। तब कलिंगा ने चिल्लाकर कहा, पीछा करो उनका, वो बचने नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अभय ने रेयर व्यू मिरर से देखा कि दर्जन भर लोग उसकी कार के पास पहुंचने वाले हैं। तो उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई। तभी उसकी नज़र रोड के दूसरी तरफ खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने ऑर्डिनरी कपड़े पहने हुए थे। वो सिगरेट पी रहा था, और उसके राइट हैंड में ताश की एक गड्डी थी। वो आदमी इस वक्त अभय की तरफ ही देख रहा था। उसे देखते ही अभय ने एक्साइटेड होकर कहा, शिवम अरोड़ा। उस वक्त उसने अपनी गाड़ी रोकने का भी सोचा। वो शिवम को देखते ही पहचान गया था, शिवम यानी हमर, जो उसके पहले नंबर 0 हुआ करता था। अभय ने उसकी फोटो देखी थी। हालांकि अभय भी नंबर 0 था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए अभय के चेहरे को सिर्फ टॉप मैनेजमेंट या कुछ नाइट फाइटर ने देखा था। लेकिन हर्मट की बात अलग थी। वो एक नाइट फाइटर था, लेकिन उसने एजेंसी को धोखा दिया और अंडरवर्ल्ड किलर बन गया। इसलिए हर नाइट फाइटर को उसकी फोटो भेजी गई थी, और जो भी नाइट फाइटर नंबर 0 है, उसका टॉप मिशन हर्मट को पकड़ना था। यानी अभय का भी यही टॉप मिशन था। लेकिन अभय इस वक्त हर्मट से लड़ने की गलती नहीं कर सकता था। अभी उसे पलक को सेफ रखना था, और उसके पीछे आने वाले गुंडों को एक खास जगह ले जाना था, जहां वो उनसे आसानी से लड़ सकें। अभय हर्मट के साइड से गुजर गया। इस वक्त हर्मट को देखकर भी अभय उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। उसे नहीं पता था कि हर्मट और उसमें ज्यादा ताकतवर कौन है। पहले उसे यकीन था कि वो जोरा और मेहिका की हेल्प से आराम से कलिंगा और बाकी लोगों से डील कर लेगा। लेकिन अब हर्मट भी वहां था। अभय को हर्मट की रियल पावर का अंदाजा नहीं था।
वही वहां पर दर्जन भर फाइटर्स थे जो काफी ताकतवर थे। भले ही अभय 3 साल पहले से ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी ये बैटल रिस्की होने वाला था। इधर हर्मट अभय की कार को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। ये तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कहकर उसने सिगरेट जमीन पर फेंकी और कार के पीछे स्पीड से भागने लगा। उसके पीछे कलिंगा और दानिश भी कार की तरफ भाग रहे थे। जिस रोड पर अभय ड्राइव कर रहा था, वो शहर की तरफ नहीं जाती थी, इसलिए वहां रास्ते में बहुत कम गाड़ियां थी। अभय की कार की स्पीड देखकर बगल से गुजरती हुई कार में बैठे ड्राइवर ने गुस्से में कहा, देख के गाड़ी नहीं चला सकते, ये कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है। लेकिन तब तक अभय की कार आगे निकल चुकी थी और तभी उसने सामने बहुत से लोगों को कार के पीछे भागते हुए देखा और हैरानी से बोला, यहाँ कोई मूवी की शूटिंग चल रही है क्या? उद्धरण चिन्ह। उसी वक्त कुछ ब्लैक कार्स भी तिराहे से निकलकर सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। उन गाड़ियों के अंदर दानिश मित्तल के आदमी थे। वो लोग कलिंगा के आदमियों का सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। तभी दानिश की नज़र मिहिका की गाड़ी में पड़ी। दानिश जोरा को तो नहीं जानता था, लेकिन मिहिका को पहचानता था। मिहिका अपनी मेडिकल स्किल्स के लिए बहुत फेमस थी। कई बार दूसरे नाइट फाइटर्स की हेल्प के लिए भी उसे अर्जेंटली जाना होता था, इसलिए दानिश ने उसे कई बार देखा था। मिहिका को देखते ही दानिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने तुरंत ईयरफोन ऑन करके कहा, कलिंगा, एक नाइट फाइटर टीम यहाँ है, मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर सकता। कलिंगा ने पूछा, कितने लोग हैं? दानिश ने कहा, यहाँ से तो मुझे 2 ही लोग दिख रहे हैं, एक मिहिका और दूसरी को मैं नहीं जानता। कलिंगा गंभीरता से बोला, इट्स ओके, बस 2 ही लोग हैं ना, हम लोग मिहिका से निपट लेंगे। और तुम लोग अभी कोई एक्शन मत लेना, बस आसपास नजर रखो। अगर नाइट फाइटर की कोई और टीम नजर आए, तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करना। दानिश ने तुरंत कहा, ओके। वही अभय के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। वो बहुत स्किलफुली फास्ट ड्राइव कर रहा था। सभी नाइट फाइटर्स स्किलफुल ड्राइवर होते हैं, और अभय उनमें वन ऑफ द बेस्ट था। यशिका ने नर्वस होते हुए कहा, अभय, वो लोग बहुत क्लोज आ गए हैं। उन्हें हमारी कार तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, तुम किसी क्राउडेड प्लेस ले चलो, लोगों की भीड़ में वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रास्ता तो मुझे बहुत सुनसान लग रहा है। उसे पता था कि अभय काफी लोगों से लड़ सकता था, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर यशिका डर गई थी। अभय ने गंभीरता से कहा, उनसे लड़ने के लिए उन्हें सुनसान इलाके में ले जा रहा हूं ताकि किसी इनोसेंट को नुकसान न पहुंचे। उसने फिर अपना मोबाइल पीछे फेंकते हुए कहा, सुनो, इससे मिहिका को कॉल करो। पलक ने तुरंत अभय का फोन कैच कर लिया और उसे कॉलिंग लिस्ट में सामने ही मिहिका का नंबर दिख गया। उसने कॉल किया और फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही मिहिका की आवाज आई, व्हाट इज योर प्लान? हम लोग तुम्हारे पीछे ही है। उस वक्त मिहिका की कार में जोरा भी थी, जो ड्राइव कर रही थी। मिहिका भले ही नाइट फाइटर नंबर 7 थी, लेकिन उसके ज्यादातर मिशंस लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड थे। उसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जोरा मिहिका के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अभय ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करो कि हमर भी यहाँ है। मैंने सोचा नहीं था कि वो खुद एक्शन लेगा, इस बार हमें उस ट्रेटर को पकड़ना ही है। हर्मट का नाम सुनते ही मिहिका ने चौंकते हुए पूछा, व्हाट आर यू श्योर? अभय ने कॉन्फिडेंस से कहा, यस आई एम श्योर, मैंने खुद उसे देखा है। मिहिका ने गंभीरता से कहा, अभय, हर्मट हेवनली लिस्ट में 7th पोजीशन पर है, बिना प्रिपरेशन उससे लड़ना ठीक नहीं होगा। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, अब जब सिचुएशन बन ही गई है, तो पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है, और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो तुम और जोरा, पलक और यशिका के साथ वहां से भागने की कोशिश करना, मैं अकेला उनसे लड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। मिहिका ने तुरंत गुस्से में कहा, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, मैं अभी कमांडर को कॉल करती हूँ। वो बैकअप टीम भेजेंगे। ये कहकर मिहिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
पलक और यशिका ने भी अभय और मिहिका की बातें सुनी थी। उन्हें ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन वो ये जरूर समझ गई थी कि ये सिचुएशन अभय के कंट्रोल से बाहर आ चुकी है, और शायद कोई हमट नाम का आदमी इसकी वजह है, जो बहुत खतरनाक है। यशिका ने कहा, अभय, तुम्हारी बातों से साफ समझ आ रहा है कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। आई थिंक हमें लड़ने से बेटर बचने का कोई रास्ता सोचना चाहिए। अभय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ ही देर में गाड़ी रोकने वाला हूं। जैसे ही कार रुके, तुम दोनों अपने आप को छुपाते हुए यहां से भागने की कोशिश करना। ये कहकर अभय ने एक्सीलेटर से पैर हटा लिए। यशिका ने आसपास देखा, अब वहां कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। पूरा इलाका सुनसान था। इससे पहले यशिका और पलक कोई जवाब देती, अभय की कार के सामने और पीछे बहुत से गुंडे आकर खड़े हो गए। अभय ने देखा कि वो इतने लोगों से टकरा कर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और एक्सीडेंट में पलक और यशिका को भी नुकसान हो सकता था, इसलिए उसने जोर से ब्रेक दबाए और गाड़ी तेज आवाज के साथ ड्रिफ्ट करती हुई रुकी। तभी गाड़ी के पीछे भी कुछ गुंडे आकर खड़े हो गए। गाड़ी के सबसे सामने एक आदमी खड़ा था, जिसने विंड ब्रेकर पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक निशान था। अभय की गाड़ी के रुकने के बाद उसने अपने जेब से एक सिगरेट निकाल कर जलाया और कस लेते हुए कार के बोनट के ऊपर पैर पटकते हुए बोला, बस हो गया तुम्हारा, अब ये चेसिंग गेम यही खत्म। अंदर से जब यशिका ने उस आदमी का चेहरा देखा, तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में उसके नाम के एक एक अक्षर पर जोर देते हुए कहा, कलिंगा। कलिंगा ने ही यशिका के पेरेंट्स को मारा था। तब से ही कलिंगा का चेहरा यशिका के दिमाग में छपा हुआ था। वो कलिंगा को जान से मारने के लिए ही नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करना चाहती थी, और आज कलिंगा उसके सामने था, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि यशिका बदला ले सके। कलिंगा ने भी यशिका की आवाज सुन ली थी। यशिका को देखते ही कलिंगा घमंड से हंसते हुए बोला, तुम तो एक नज़र में मुझे पहचान गई। अरे हाँ, भूलोगी भी कैसे? तुम्हारे माँ बाप को ऊपर पहुंचाने वाला मैं ही तो हूँ। ये सुनकर यशिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने गुस्से में अपने होश नहीं गंवाए थे। कलिंगा ने फिर अभय की तरफ देखकर कहा, तुम तो बड़े काबिल ड्राइवर हो, तुम तक पहुंचने में हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसने फिर पलक की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पलक ने गुस्से में पूछा, तुम चाहते क्या हो? कलिंगा ने स्माइल करते हुए कहा, मिस पलक वाघमारे, तुमसे मिलने के लिए हमने बहुत इंतजार किया है। लेकिन देखो, मैं पूरी पलटन के साथ आपको इनवाइट करने आया हूँ। आप बस कुछ दिन के लिए हमारे घर गेस्ट बनकर रहेंगी। अब चलिए, आराम से कार से बाहर उतरकर हमारी कार में बैठ जाए। अब तक हमट भी वहां पहुंच गया था। वो कार के बगल में खड़ा होकर अपने हाथ में रखे कार्ड्स को उंगलियों पर घुमा रहा था। उसने अभय को देखकर गंभीरता से पूछा, तुम नाइट फाइटर हो ना?